नमस्कार साथियों, मैं जाफा इंडियन की तरफ से डॉक्टर धनंजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल 5 मार्च 2019 को पूरे भारत बहुजन समाज की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। बहुत सारी मुद्दाएं हैं जो पिछले 2-3 वर्षों से समाज के अंदर छाया हुआ है। पिछले साल भी 2018 में 2 अप्रैल 2018 को ऐतिहासिक भारत बंद बुलाया गया था। इस साल भी विभिन्न मुद्दाओं को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया है। जो मुख्य मुद्दाएं बहुत सारी मुख्य मुद्दाएं हैं। एक 13 पॉइंट जो विश्वविद्यालयों में आरक्षण की व्यवस्था, जो टीचर्स की टीचिंग पोस्ट में रिक्रूटमेंट होती है, उसमें जो रोस्टर होता था 200 पॉइंट का रोस्टर को बदल के 13 पॉइंट रोस्टर कर दिया गया है, जिससे कि बहुजन समाज काफ़ी भयभीत है। उस आरक्षण की व्यवस्था ख़त्म हो रही है, तो ये हम जानेंगे। और दूसरी जो अभी हाल में अभी आपने सुना होगा कि जो आदिवासी है, जो हमारे आदिवासी भाई जंगल में रहते हैं, वनवासी, जिनको वनवासी कहें ज़्यादा अच्छा होता है, कि वनवासियों को ये सरकार ने एक साजिश की तहत जो है जंगलों से बेदखल करने की साजिश रची है, जिस पे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है। वैसे फ़िलहाल केंद्र सरकार जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गई थी अपील में, तो उससे टेम्प्रोरी स्टे मिला है। तो ये हम सब जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुद्दाएं क्या हैं। और एक संविधान में जो अभी हाल में संशोधन किया गया, जिससे स्वर्ण ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जिसको सरकार की तरफ से EWS कोटा किया गया, 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इससे भी शंका बहुजन समाज के अंदर जो है शंका है। बहुजन समाज ये मानता है कि ये साजिश की जा रही है। तो मैं सबसे पहले आज के परिचर्चा में हमारे साथ जो दलित चिंतक हैं चरण सिंह सुमन साहब हैं, मैं सर से आपका परिचय करवा दूं। मैं आग्रह करूंगा सभी लोगों से कि अपना संक्षिप्त परिचय देंगे। दलित चिंतक हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं, तो आप सर सबसे पहले अपना परिचय दें। चरण सिंह सुमन, बैंक कॉलोनी से मैं, और मैं काफ़ी दिन से इस प्रोग्राम में काम कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि इसकी जो आवाज़ है ये सारे समाज को जानी चाहिए। जो कल भारत बंद की जो आह्वान किया है, उसमें सभी लोगों को शामिल होना चाहिए, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं और उन मुद्दों को अगर सही तरीके से अंजाम देना है तो आपको सबको इकट्ठा ही होना पड़ेगा। आ जाएंगे सर। आपका? मैं दिनेश कुमार, बैंक कॉलोनी से। मेरा नाम मंजू सिंह है और मैं अभी डॉक्टर साहब से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा कहना है कि कल जो भारत बंद है 5 मार्च को, उसमें महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में बाहर निकलना चाहिए। उस पे आ जाएंगे। ओके, अभी केवल परिचय। नमस्कार, जय भीम। मैं राकेश बड़गुजर, दिल्ली सरकार के अंदर नर्सिंग अधिकारी और डॉक्टर्स एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी प्रेस। थैंक यू। तुम भी ना सर, मैं नहीं बोलूँगा कुछ। मैं किशन पाल, भी मिशन संदेश समिति मंडोली से, दिल्ली से। अब सर्वप्रथम मैं जो दिनेश सर हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो ये 13 पॉइंट रोस्टर को लेके पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। 13 पॉइंट रोस्टर, काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय तो शायद इसका एक जो कहे इसको रणभूमि बना हुआ है। वहाँ पे हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, सब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर सरकार सुननी नहीं रही है। तो मैं सर ये चाहूँगा कि आप 13 पॉइंट रोस्टर के बारे में संक्षिप्त में बताएँ, कि जिससे समाज के लोगों को पता चले कि ये 13 पॉइंट रोस्टर, 200 पॉइंट रोस्टर क्या है और इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जय भीम साथियों, जहाँ तक ये 13 पॉइंट रोस्टर प्रोग्राम की बात है, तो इस मुद्दे को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा ये 13 पॉइंट रोस्टर क्या है और 200 पॉइंट रोस्टर जो था वो क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। 200 पॉइंट रोस्टर के अंदर जो हमारी, जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हम इस पूरी को एक यूनिट के रूप में लेते हैं। और 13 पॉइंट रोस्टर के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो फैकल्टी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, लॉ है, उसको एक फैकल्टी के रूप में लेते हैं। जब हम एक पूरी यूनिवर्सिटी को एक यूनिट के रूप में लेते हैं, तो वहाँ सपोज करिए 200 वैकेंसी निकली। अब 200 वैकेंसियों में 49.5% रिजर्वेशन से हमारी 99 रिजर्व हो गई, तो हम 99 जो रिजर्व कैटेगरी के उसमें आ जाते हैं। लेकिन ये जो 13% वाला है, मतलब आधी लगभग रिजर्व हो गई हैं। जो 13 पॉइंट रोस्टर प्रोग्राम है, इसमें ये क्या करते हैं, जब फैकल्टी के हिसाब से वैकेंसीज निकालेंगे तो पहली 3 तो अनरिजर्व हैं, चौथे नंबर वाली OBC को जाती है, 5वीं 6ठी अनरिजर्व्ड हैं,
जो सामान्य वर्ग को जाती हैं, फिर 7वीं SC के लिए रिजर्व है, फिर उसके बाद में 8, 9, 10, 11, 8वीं जो आपकी OBC आ गई, उसके बाद में 9, 10, 11 ये अनरिजर्व्ड हैं, और जो 12वीं है वो OBC को चली गई, और 13वीं जो वैकेंसी आती है वो आती है आपको ST को। अब हम इन दोनों को कंपैरिजन का, और कभी भी किसी फैकल्टी में, किसी भी फैकल्टी के अंदर कोई भी अगर एक प्रोफेसर होता है, 2 एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, कभी भी 3 से ज़्यादा वैकेंसीज निकलती नहीं है, तो ये सारे का सारे रिजर्वेशन का मामला कैंसिल हो गया। लेकिन अब जब हम इसमें 200 में जाते थे, अब 200 एक कंपैरिजन इसमें करते हैं, जब हम 200 वैकेंसी हम 13 पॉइंट रोस्टर से निकालें और वैसे निकालें, वहाँ पे हमारी 99 आ रही थी, और 13 पॉइंट रोस्टर से 200 वैकेंसीज पे हमारी 75 आती हैं। अगर 200 ही वैकेंसी निकाली जाए तो 75 आती हैं, मीन्स वहाँ पे भी हमारे को 25 का नुकसान हो रहा है। अल्टीमेटली ये बात कही जा सकती है कि ये आरक्षण पे कुठाराघात करने के लिए ये जो 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम है इसको लाया गया है, क्योंकि कभी भी 4 या 5 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली नहीं जाएंगी, और निकाली नहीं जाएंगी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं वो इसमें आएंगी नहीं। अगर ये 13 पॉइंट रोस्टर प्रोग्राम करना ही है तो हमारी ये मांग है कि 4 या 3 कैटेगरी में, 3 फैकल्टी में निकाली जाए और पहली हमें दी जाए, पहली रिजर्व रखी जाए, बाद भी आप ले लें। पहली चीज़ तो ये, और दूसरा ये जो हमारे बीच में भी एक और बड़ा ज्वलंत मुद्दा आया है स्वर्ण आरक्षण का, मैं इस पे ज़रूर 30 सेकंड लेना चाहूँगा कि ये जो स्वर्ण आरक्षण है ये हमारे संविधान के अंदर आरक्षण के 2 प्रावधान हैं, एक शैक्षिक बैकवर्डनेस जिसे एजुकेशनल बैकवर्डनेस कहते हैं, और सोशल बैकवर्डनेस, सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षिक पिछड़ापन। ये दोनों के दोनों जो हमारे आए हैं ये मूल अधिकारों में तहत हमारे को मिला, इक्वलिटी के तहत। लेकिन जब हम इसमें आते हैं यहाँ पे गरीबी, एक बात ध्यान रखने वाली है कि आदमी गरीब होता है, कम्युनिटी कभी गरीब नहीं होती। कम्युनिटी को कभी भी हम पिछड़ा वर्ग बना के रख सकते हैं, उसे हम जो है जो शिक्षा का अधिकार है उससे वंचित रख सकते हैं, जैसा भारत के अंदर रखा गया। वस्तुतः ये जो लड़ाई है ये मनुवाद और मनुपालिका और न्यायपालिका की है। अब ये अक्सर हमारे को कहते हैं अब भाई सरकार के पास जो सरकार से असंतुष्ट है वो पाकिस्तान चले जाओ। ठीक है भैया, बाकी सबको पाकिस्तान भेज दो। मैं उनको कहना चाहता हूँ जो इस भारत के संविधान से असंतुष्ट हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र एक पहले से, वो सब वहाँ चले जाएं नेपाल में, वहाँ हिंदू राष्ट्र पहले से है, वहाँ पे उनको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। इसी के साथ में मैं ये कहूँगा कि कभी भी कोई कैटेगरी गरीब नहीं होती है, गरीब होता है आदमी। एक वर्ग को हम उसके शैक्षिक आधार छीन करके, उनके हक हकूक़ छीन करके पिछड़ा बना सकते हैं। तो उसी आधार पे डॉक्टर अम्बेडकर जो हमारे संविधान के पिता में कहे जाते हैं, उन्होंने ये प्रावधान किया था जिस पे कुठाराघात है। जय भीम, जय भारत। तो आपके अनुसार ये जो 13 पॉइंट रोस्टर का है, तो इसका क्या समाधान होना चाहिए? आप सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? वैसे सरकार बहुजनों की सलाह नहीं मानती, ना मांगती है ना मानती है। नहीं, सलाह मैंने पहले दे दी है। अगर आपको 13 पॉइंट रोस्टर प्रोग्राम ही करना है, आप 3 फैकल्टी की एक साथ सीटें निकालिए, और 3 फैकल्टी में पहली हमें दो। केमिस्ट्री में निकाली, फिजिक्स में निकाली, इकोनॉमिक्स में निकाली, पहली रिजर्व करो, दूसरी पहली दूसरी तीसरी वो हमें दो। SC ST OBC, हाँ, बाद की आप अनरिजर्व करो ना, पहली से शुरुआत करो, ये इसका सॉल्यूशन है। ये बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। अब मैं राकेश जी से, जो हमारे राकेश जी है, राकेश जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो ये मुद्दा जो अब आदिवासियों को ये एकदम अभी अखबारों में, मीडिया में छाया हुआ है कि आदिवासियों को, जो वनवासी है, उनको जंगल से बाहर निकालने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वैसे फ़िलहाल अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने टेम्प्रोरी स्टे दिया। टेम्प्रोरी स्टे किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। तो आप ये इस समस्या को कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ी समस्या है सबसे पहले तो। दूसरा ये कि आज़ाद भारत में हम शुरुआत से ही ये निर्णय लिया गया था कि आदिवासियों की रक्षा करना भारत का दायित्व है। लेकिन हुआ क्या, भारत के अंदर 19वीं सदी हो या 20वीं सदी की शुरुआत हो, उसी टाइम पर इतिहास को देखा जाता है तो जब जब आदिवासियों पर कुठाराघात या अत्याचार हुआ है, इन्होंने आंदोलन किए हैं और उन्होंने हथियार जब उठाए हैं तो एक इतिहास बना के रखा है। और आप देखेंगे कि बिरसा मुंडा का जो उल गुलान जो आंदोलन था वो इसी का प्रमाण है। और 1908 में फिर जब अंग्रेज़ सरकार थी, उन्होंने उसके लिए फिर एक वन अधिकार अधिनियम बनाया
और उसकी पैरवी करते करते सरकार ने आज़ाद भारत के अंदर 5वीं और 6ठी अनुसूची में वन संरक्षण अधिनियम बनाने की सोची थी, जो एक कागज़ों में सिमट के रह गया। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर 2006 से सुनवाई करता आज ये निर्णय आ गया कि आदिवासियों को बाहर निकाल दिया जाए। देश में अगर टोटल आदिवासियों को देखा जाए तो 1 करोड़ के लगभग आदिवासी आते हैं, जिसके अंदर से 20 लाख आदिवासियों को बाहर करने का सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। तो ये बड़ा संकीर्ण विचारधारा वाला निर्णय होता है कि आपने जो आदिवासी जो जंगल के संरक्षक हैं उनको आप इतनी आसानी से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। उनकी जिन्होंने जंगल को बचाया, जिन्होंने प्रकृति को बचाया, आप उनको कैसे बाहर निकाल सकते हैं। और वो भी इसलिए कि जो तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो जंगल से आदिवासियों को बेदखल करने का जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, जो सरकार ने ये निर्णय लिया है, हम लोग इसको साजिश के तौर पे ही देखते हैं। तो इससे आदिवासियों के उनके जीवन पे, जनजीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा जी, हम क्यों चिंतित हैं? जी आदिवासी देश के मूल, ये तो और अच्छा हो जाएगा कि वो जंगल से निकल के शहर में आ जाएंगे। नहीं, क्या प्रभाव पड़ेगा? आदिवासी देश प्रकृति के संरक्षक हैं। अगर आप उनको वहाँ से निकाल के बेघर कर दिया जाएगा तो वो जाएंगे कहाँ? वो ही हैं जो देश की प्रकृति, इस दुनिया की प्रकृति को जोड़ के रखते हैं। देश इंसानियत को रखा हुआ है उन्होंने। वो भूमिहीन हैं, उनके पास तो अपना कोई संसाधन नहीं है। उनका एकमात्र संसाधन जमीन है और उसी को आप छीन लेंगे तो वो जाएंगे कहाँ? और फिर आने वाले इसी चीज़ को वो नक्सली जैसे क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो उनको नक्सली का दिया जाता है दर्जा। नहीं, एक बात ये भी चर्चा में आ रही है कि ये सरकार जो सेज होता है, SEZ सेज जो है, तो जो सरकार जो भूमि अधिग्रहण करती है, और अभी सरकार तो साजिश के तहत बड़े बड़े जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनको जो है सस्ते दरों में ज़मीन दे देती है। चाहे वो इंडस्ट्री खोले या फार्म हाउस खोले, वो सरकार गरीबों का ज़मीन छीन के जो दे देती है। तो ये भी एक चर्चा का विषय है कि सरकार ये जो ज़मीन जो है सेज के नाम पे अधिग्रहण करेगी, आदिवासियों को पहले जंगल से बाहर। ये शुरुआत है। प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं, जो कंपनियां हैं, उनको ज़मीनें देने के तरीके हैं ये। सरकार शुरू में इनको ज़मीनों को अधिग्रहण करेंगी, बाद में इन्हीं ज़मीनों के ऊपर कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कारखाने लगेंगे। जंगल और जो आदिवासियों के क्षेत्र हैं वो सारे चले जाएंगे इन फैक्ट्रियों के अंदर। ऑटोमेटिकली जो पर्यावरण है उसका संतुलन बिगड़ेगा। होगा क्या? पूरा देश का जो ढांचा है वो पूरा बिगड़ के आदिवासी आ जाएंगे बाहर, वो चले जाएंगे नक्सली क्षेत्रों में, जो पर्यावरण है वो पूरा बिगड़ जाएगा। धन्यवाद सर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये जो अभी संसद से जो संविधान संशोधन विधेयक जो पास की गई है, जिसमें कि स्वर्ण जाति, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं उनको 10% आरक्षण EWS कोटा की व्यवस्था की गई है, तो इससे बहुजन समाज क्यों चिंतित है? बहुजन समाज को क्या परेशानी? सरकार कहती है कि नहीं जी, हमने तो आपका जो आरक्षण है हमने आपको टच नहीं किया है, हमने ये अलग से जो 50-51% बची हुई थी हम उसमें से ये व्यवस्था कर रहे हैं। तो बहुजन समाज क्यों चिंतित है? बहुजन समाज को क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे? साथियों जय भीम। जो ये संविधान में जो संशोधन करके 10% जो स्वर्ण आरक्षण दिया है, ये बहुत गलत किया है। और गलत इसलिए है कि इस संविधान में प्रावधान ही नहीं था। नई व्यवस्था अपने आप लाई है, ये जो गलत है, क्योंकि ना तो वो सोशली बैकवर्ड हैं और ना ही वो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। जब ऐसा नहीं है, और ये आर्थिक मुद्दा ये इन्होंने बहुत दिन से पनपा रखा था। एक बात को झूठ बोलते रहो और बार बार बोलते रहो, वो उसी मुद्दे को सारे में पूरे देश में हावी कर देते हैं। ये तो इस आरक्षण को ऐसे समझ रहे हैं जैसे ये गरीबी उन्मूलन योजना हो, गरीबी उन्मूलन योजना हो, ऐसा इस आरक्षण को समझ रखा है। ये इस तरह से आरक्षण जो किया है गलत किया है, और इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो व्यवस्था है वो हर आदमी यही सोचेगा कि ये आर्थिक सोशली और इकोनॉमिक दूसरी चीज़ों को भूल जाएंगे, और यही ध्यान रखेंगे कि जी आर्थिक आधार पर ही होना चाहिए। और जब ये परंपरा बन जाएगी तो ये कहेंगे ये तो परंपरा है, हमारी परंपराओं को हम कैसे त्याग दें। परंपराओं पर ही आज तक ये चल रहे हैं। इन्होंने परंपराओं के आधार पर ही सारी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको वैल्यूनेस कर दिया है। उनको वैल्यूनेस इसलिए किया है कि जिससे कि वो मनमाने ढंग से उन्हें तौर तरीके से जाए। और एक नई व्यवस्था जो ला रहे हैं, निजीकरण जैसी नई व्यवस्था जो ला रहे हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि पूरे देश को पूंजीपति को बेच रहे हैं।
तो इससे क्या आपको क्या लगता है कि ये जो संविधान कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बहुजन समाज जो डरा हुआ है, जो भयभीत है कि ये संविधान बदल देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह के संविधान संशोधन करते करते एक दिन ये संविधान ही बदल दें, अगर पुनः यह सरकार वापस आ गई और जिससे जो लोग भयभीत है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे संविधान, क्योंकि संविधान की मूल ढांचा जो है उससे छेड़छाड़ करके परिवर्तन संशोधन तो धीरे धीरे संविधान भी बदल सकते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि ये संविधान को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे और जो चीज़ें हमको मिलती हैं SC ST OBC को जो मूल अधिकार मिले हैं या जो ऐसी चीज़ें जो मिली हैं आर्थिक उस पर सोशल बैकवर्ड पर, एजुकेशन बैकवर्ड पर, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ये संविधान को भी नहीं छेड़ेंगे और ये इनको वैल्यूनेस कर देंगे। वैल्यूनेस करने के बाद में कोई आदमी फिर उस तरह करेगा। ये चाहते हैं भारत ऐसा हो कि पूंजीपति चलाएं इस देश को, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी इस देश को, ऐसे ही आज ये सोच रखा है कि इसको अंबानी जो है, अडवाणी और ये अडानी, हाँ ये लोग चलाएं। बहुजन लोग केवल 8-10 हज़ार की नौकरी में अपना पेट पालें और मस्त रहें। और जब देश का उत्थान चाहते हैं तो ये तो सर्वांगीण विकास से ही होगा देश का उत्थान। तो ये तो इसको परंपरा को ला करके एक फिर जो प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि ये बंजारों का देश था, ये तो जो भिखारियों का देश था, तो क्या अब उसी स्थिति को नहीं ले जा रहे? इस देश को आज भी उसी स्थिति से आपने कुंभ में देखा होगा। क्या ये उसी तरह का देश बनाना चाहते हैं, नंगे दंगे और बिल्कुल बेकार एजुकेटेड तो शिक्षा की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो मैं कल 5 मार्च को जो भारत बंद है, इस संबंध में आपकी क्या योजना है? आपने क्या योजना बना रखी है? सर इसमें यह है कि कल बड़ी तादाद में लोग अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और क्योंकि सभी के दिल में ठोस ये बहुत पूरी तरह से रोष है। ये रोष इसलिए है कि एक आदमी कहाँ से कहाँ आया था, बाबा साहब के संविधान की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से आगे बढ़ा था, ज़रा अच्छा खाना पीना रहना सोना हो गया था, लेकिन अब क्योंकि साधारण लोगों को ये पच नहीं पा रहा, तो इसलिए पुरानी स्थिति में ये लाना चाहते हैं। धन्यवाद। एक सेकंड जी, मैं ये 10% स्वर्ण आरक्षण पे ये कहना चाहूँगा, जिन गरीबों को ये आरक्षण दिया है 67,000 रुपये 67,000 पर मंथ की आय है, ऐसे गरीब हमें बना दो, उन सबको आरक्षण दे दो। मैडम आप ये बताइए कि क्योंकि ये बहुजन समाज जो महिलाएं तो जो दशकों से सदियों से पीड़ित है, तो ये जो कल भारत बंद बुलाया गया है, तो इसमें महिलाओं का क्या योगदान होगा, क्या होना चाहिए? कल 5 मार्च भारत बंद जो है उसमें महिलाओं का योगदान भारी से भारी संख्या में होना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर हम लोग बुलाएं वहीं पर महिलाएं आएँ। जहाँ भी हमारे आंदोलनकारी भाइयों जो अपना आंदोलन कर रहे हैं, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में अपने स्थान से उठ के आना चाहिए। महिलाओं का भी अपना ज़्यादा योगदान देना चाहिए। उनका भी अपना शोषण हो रहा है, उनका भी हनन हो रहा है अधिकारों का, तो अपने अधिकारों के लिए भी उनको बाहर आना चाहिए, मेरा मानना ये है। धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने सुना कि कल का जो भारत बंद है तो विभिन्न मुद्दाओं को लेके बुलाया गया है, तो मैं सभी देशवासियों से जाफा की तरफ से, बहुजन समाज की तरफ से आग्रह करना चाहूँगा कि कल के भारत बंद को पिछले साल 2 अप्रैल 2018 को जो ऐतिहासिक बंद बुलाई गई थी, तो उसके अनुसार उसी जैसे जो है 5 मार्च 2019 के भारत बंद को भी सफल बुलाया जाए, जिससे कि ये सरकार सोचने पे मजबूर हो जाए और सरकार जो बहुजनों पे अत्याचार कर रही है, तो ये अत्याचार वो बंद करे और जो विभिन्न मुद्दाएं हैं उसका समाधान निकाले। धन्यवाद।